तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 15 नवंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज के जो प्रश्न हैं, इस शिफ्ट के प्रश्न भेजे हैं राकेश सिंह और सोनी राजावत जी ने। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। फिलहाल आपको बता दें, पेपर अब थोड़ा सा सरल आया हुआ है। अब सबसे पहले हम आपको जीके जीएस और साइंस के बारे में बताने वाले हैं। उसके बाद में आपको मैथ के क्वेश्चन बताएंगे। कंप्यूटर के एज इट इज क्वेश्चन हमारे पास में आ गए हैं। उसके बाद में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज देखते हैं थर्ड शिफ्ट का पहला प्रश्न जीके जीएस और करंट अफेयर में क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो अगर विश्व की बात करते हैं तो विश्व में कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में हुई थी। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में खेला गया था। चलिए पूरी आपको जानकारी देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो वर्ष 1928 में कनाडा के एक प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार सौंपा गया। यानी पहली बार जब सोचा गया था 1928 में सोचा गया था कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, जबकि इसकी शुरुआत जो है 1930 में हैमिल्टन शहर ओंटेरियो कनाडा में आयोजित किया गया। तो पहला जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहाँ पर आयोजित हुए थे? कनाडा में पहले कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे। ठीक है, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तब से इस कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हर 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या लगता था? यानी कि इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में संबंध के बारे में पूछा है। तो इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद लगता था। यानी कि दामाद और ससुर का इन दोनों का रिश्ता था। देख लीजिए, तो इल्तुतमिश जो है वो इल्बरी तुर्क था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व गुलाम था। ठीक है, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था और इसका गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आगे हो सकता है यह प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पुरुष साक्षरता किस राज्य में है? तो केरल में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता। देखिए, केरल से लगातार अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, हर शिफ्ट में केरल से प्रश्न जरूर पूछा गया है। चाहे वो टोटल साक्षरता हो, चाहे वो सबसे कम सबसे अधिक कहाँ पर है, महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता, ये लगातार प्रश्न केरल से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए केरल के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, तो भारतीय जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94% है। यह भी आपको याद रखना है कि टोटल साक्षरता दर कितनी है? तो 94% है। केरल की कुल साक्षरता दर सबसे अधिक है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 96.11% जो है वो पुरुष साक्षरता है। जबकि महिला कितनी है? तो 92.07% ये महिला की साक्षरता दर केरल की होगी। ठीक है, चलिए केरल की कुल साक्षरता अगर आपसे पूछे तो 94 है। जो भारत में औसत साक्षरता दर 72.98 से बहुत अधिक है। यानी जो भारत की साक्षरता दर है वो 72.98 है, जबकि केरल जो है उसकी 94 है। ठीक है, तो केरल के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये जो आपका 2002 का संविधान संशोधन है, यहाँ से आज 2 प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं कि कैसे कैसे मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। सबसे पहले सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। इसमें कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसके पश्चात वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और इसके द्वारा एक और यानी कि 11वां संविधान संशोधन हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लखा खां जो है, लखा खां का संबंध किस राज्य से? इनको पद्मश्री दिया गया है इसलिए यह प्रश्न आपका पूछा गया है। तो राजस्थान से संबंधित है लखा खां। अब ये कौन सा यंत्र बजाते हैं ये भी आपसे आगे पूछा जा सकता है। तो देखिए, जोधपुर के पास एक छोटे से गांव रानेरी के लखा खां उन मुट्ठी भर संगीतकारों में से हैं जो अभी भी सारंगी नामक जो दुर्लभ वाद्य यंत्र है उसको बजाते हैं। यानी लखा खां का संबंध किससे है? तो ये सारंगी बजाने वाले एक जो है आर्टिस्ट हैं और ये एकमात्र ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको जो है अभी हाल ही में पद्मश्री दिया गया है और सारंगी यंत्र बजाते हैं। राजस्थान के जोधपुर के ये रहने वाले हैं। ठीक है, इन्हें पद्मश्री दिया गया है इसलिए ये आपका प्रश्न पूछा गया है। अगला है, 86वें संविधान संशोधन 2002 जो है वो किससे संबंधित है? जो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था वो किससे संबंधित
संबंधित है? तो बच्चों की निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है 86वां संविधान संशोधन। चलिए देखिए, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, ठीक है? संविधान में अपने अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, ठीक है? इसने केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया है, उच्च शिक्षा और पेशेवर शिक्षा को नहीं। ऐसा नहीं है, केवल आप कक्षा 1 से 6 तक ही आपको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अब ऐसा मत कहने लगना ये तो हमारा मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है और हमको जो है पूरी आप पीएचडी की तैयारी कराइए, एमबीबीएस कराइए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो प्राथमिक शिक्षा है केवल वही आपका मौलिक अधिकार है। 2002 में 21A के द्वारा इसको जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न, वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक जरूर कर देना भाई और शेयर कर देना सभी दोस्तों के पास में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लगातार लास्ट दिन तक हम आपका एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? चलिए देख लीजिए। तो दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये डेट यहाँ पर दी गई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए देखिए, योजना से एक और प्रश्न पूछा गया है। अभी पिछली 2 शिफ्टों में योजना से नहीं पूछा था, इस बार फिर से पूछा। स्माइल योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 12 फरवरी 2022 को स्माइल योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस योजना के बारे में। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये मंत्रालय पूछा जा सकता है कि स्माइल योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल, आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पर फुल फॉर्म भी दी गई है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसका शुभारंभ किया गया था 12 फरवरी 2022 को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 166 का संबंध किससे है? तो किसी राज्य की सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर की जाती है। यह जो है अनुच्छेद 166 में बताया गया है, यानी कि जो भी राज्य होगा उसकी जो आपकी जो सरकार है वो किसके प्रति अधीन है, यानी कि किसके कहने पर उसका कार्य किया जाता है? तो राज्यपाल के नाम पर सारे के सारे कार्य किए जाते हैं। जैसे केंद्र में सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, वैसे राज्य में सारे कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं, और ये आर्टिकल 166 हमें बताता है, ठीक है? चलिए अगला देखिए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अक्टूबर 1839। देखिए किसने इसकी शुरुआत की थी, ये भी देख लीजिए। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को की थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। आरंभ में इसका नाम क्या था? तो आरंभ में इसका नाम तत्वरंजनी सभा था, और यह ब्रह्म समाज से टूट करके अलग हुए थे, ठीक है? तो याद रखना है कब इसकी शुरुआत की गई थी। 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए एक यहाँ पर आत्मकथा पूछा है, देखिए सुनील गावस्कर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो सनी डेज जो है वो सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। ये आत्मकथा से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं और ज़्यादातर क्रिकेटरों की ही आत्मकथा पूछी जा रही है, ठीक है ना? देखिए तो सनी डेज सुनील गावस्कर के द्वारा लिखित एक आत्मकथा है। सुनील मनोहर गावस्कर एक भारतीय क्रिकेट और कमेंटेटर और पूर्व खिलाड़ी हैं जो 1971 और 1987 के बीच में भारत और बॉम्बे के लिए खेले थे, ठीक है? तो जो क्रिकेट के खिलाड़ी है उनकी आत्मकथा एक बार आपको देख करके जाना है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदल दिया गया? तो अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। अगस्त 2021 में वर्तमान भारत सरकार ने भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया है। उल्लेखनीय है, मेजर ध्यानचंद भारत जगत में हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, तो उन्हीं के नाम पर इस सबसे बड़े खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो आपको पता है हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अब ये अभिलेख कहाँ पर है आगे पूछा जा सकता है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी नामक की पहाड़ियाँ हैं, जिसकी एक गुफा में यह शिलालेख उपलब्ध हुआ है जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। तो कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में भी भुवनेश्वर नामक जो उदयगिरी नामक स्थान है वहाँ पर यह हाथी गुम्फा अभिलेख पाया गया है। प्राकृत भाषा में इसको लिखा गया था, ठीक है? अगला देखिए, शांताराव का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है शांताराव। देखिए शांताराव की बात करते हैं तो भारत की उल्लेखनीय नृत्यांगना थी। वह भरतनाट्यम की प्रतिपादक थी और उन्होंने कथकली और कुचिपुड़ी का भी अध्ययन किया था। तो 3 नृत्य इनके फेमस है। भरतनाट्यम, बेसिकली ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी, लेकिन कथकली और कुचिपुड़ी का भी नृत्य ये करती थी, ठीक है? तो शांताराव एक नृत्यांगना थी भरतनाट्यम की, आपको याद रखना है।
अगला देखिए खेलो इंडिया, यहाँ पर स्पोर्ट्स के भी 2 से 3 प्रश्न ज़रूर पूछे जा रहे हैं। खेलो इंडिया गेम का जो शीतकालीन संस्करण है 2023 वाला, वो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो गुलबर्ग जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया और 2 बार अभी तक आयोजन हुआ है और दोनों जो है आपके जम्मू कश्मीर ने ही दोनों को जीता है। देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 जो है आयोजन 10 से 14 फरवरी 2023 के बीच जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग नामक स्थान पर किया गया था और जम्मू और कश्मीर ने ही इसको जीता भी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी। देखिए तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की आरआरबी की स्थापना की बात करते हैं तो 26 सितंबर 1975 को अध्यादेश आया और 1976 के आरआरबी एक्ट की शर्तों के तहत इसकी स्थापना की गई थी। पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई। स्पेशल डेट पूछी जाएगी पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित की गई? तो 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का जो प्रथमा बैंक है वो भारत का पहला आरआरबी था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे में, तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत में कितने आरआरबी हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 43 यानी कि 43 आरआरबीज है, ये आपको याद रखना है। चलिए कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में कौन कौन से प्रश्न आज पूछे गए हैं, एग्जैक्ट प्रश्न भी हमको मिल गए हैं, तो देख लीजिए। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत किससे करते हैं? यह पूछा है, तो बराबर के साथ में बराबर से हम एमएस एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न है ईमेल के अंदर जंक मेल को किस नाम से जाना जाता है? तो ईमेल के अंदर जो भी जंक मेल आता है उसे हम स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम। ठीक है, देखिए D7 से 2 कॉलम आगे बढ़ने पर कौन सा क्रम आएगा, यह आपसे पूछा गया है। बाकी प्रश्नों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रश्न MS एक्सेल 365 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्न MS वर्ड से और 2 प्रश्न आपके शॉर्टकट कीज से पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको कंप्यूटर की तैयारी करके जाना है। चलिए बात करते हैं मैथ में, तो मैथ में 2-3 प्रश्न हमको मिल गए हैं। देखिए तो 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये पूछा गया है। तो 1011 ये 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। मेरे हिसाब से ये संख्या 1001 होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 1001 ही होगी। ठीक है, 11 नहीं होगी, इसको आप गलत कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कोई धनराशि 4% प्रतिवार्षिक दर से 2 साल में 8 गुना हो जाती है, तो 4 साल में वह धनराशि कितनी हो जाएगी, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, बाकी टॉपिक की बात करते हैं। प्रॉफिट लॉस से 1 प्रश्न, एलसीएम एचसीएफ से 1 प्रश्न, नंबर सिस्टम से 2, सिंपल इंटरेस्ट से 1, सीआई से 1, डिस्काउंट से 2, टाइम एंड वर्क से 1 प्रश्न आपका पूछा गया है। वही रीजन की बात करते हैं तो डाइस से आपका फिर से प्रश्न गायब होने लगे हैं। सीरीज के 2 प्रश्न हैं। सिटिंग अरेंजमेंट वही 6% वाला लगातार पूछ रहे हैं, 1 प्रश्न यहाँ से आया है। मिरर इमेज के 2 से 3 प्रश्न मिरर इमेज के पूछे गए हैं। फिगर काउंटिंग 1 वही ट्राइंगल काउंटिंग पूछ रहा है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। एम्बेडेड फिगर के 2 प्रश्न हैं। नेक्स्ट आकृति कौन सी होगी, 3 प्रश्न हैं। एनालॉजी के 2 से 3 प्रश्न एनालॉजी के पूछे जा रहे हैं। बाकी नंबर सीरीज के 2 प्रश्न, कोडिंग के 2 प्रश्न और कथन निष्कर्ष का 1 प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो ये आज का एनालिसिस रहा। कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं एसएससी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर आपको PDF फॉर्म में सारी किताबें मिल जाएंगी, जैसे कि राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, नीतू मैम की इंग्लिश की किताब यहाँ पर आपको मिल जाएगी, आदित्य रंजन सर के क्लास नोट्स मिल जाएंगे। तो ये सारे क्लास नोट्स आप यहाँ पर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और इस वीडियो की PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन के नाम से उसको भी ज्वाइन कर लेना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, तो लगातार हम एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं। ये एग्जाम एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल सुबह के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।